नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम ब्रिक, बीड एंड बोन हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किस प्रकार से बरियल थे, कैसे जो स्ट्रक्चर था वो किस प्रकार से था, सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी में आपको एक हेडिंग मिलेगी कि ट्रैकिंग दी सोशल डिफरेंसेस। अब सोशल डिफरेंसेस माने कि क्या, यानी कि सोसाइटी किस प्रकार से डिफ्रेंशिएटेड थी, क्या एलीट ग्रुप भी प्रेजेंट थे यानी कि अमीर ग्रुप भी थे या फिर गरीब भी थे। तो इस तरह से हमें जो भी बरियल्स मिल रहे हैं, यानी कि जो बरियल्स क्या होते हैं, जब डेड को जब दफनाया जाए उन्हें बरियल कहते हैं। तो बरियल्स से जो हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं उससे हम फ्रेम आउट करें कि किस प्रकार की सोसाइटी थी इन दी हड़प्पन कल्चर। तो हड़प्पा के जो बरियल है उनको कंपेयर किया गया है इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बरियल से। ऐसा क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि हड़प्पा के जो बरियल्स हैं, लोग डेड बॉडी को बरी किया करते थे। ठीक है, डेड बॉडी को बरी किया करते थे। अब ये कंसेप्ट तो इंडिया में आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा, स्पेशली इन हिंदुइज्म। तो ये कंसेप्ट जब ये डिस्कवर हुआ तो जो स्कॉलर्स थे उन्होंने कंपेयर किया हड़प्पा की बरियल को इजिप्शियन सिविलाइजेशन के। जो पिरामिड्स नहीं होते, आप मम्मीज का नाम सुना होगा आपने, कि उनको उनके साथ साथ में जो भी चीज़ें वो अपनी लाइफ में यूज़ करती थी उनके साथ ही वो दफना दिए जाते थे। तो इस तरह से आफ्टर लाइफ का जो कंसेप्ट है वो यूज किया गया इजिप्शियन सिविलाइजेशन का इन कंपैरेबल टू हड़प्पन बरियल्स। यानी कि हड़प्पा के बरियल्स में भी ऐसा माना गया कि शायद हड़प्पा के लोग भी आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, तभी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डेड बॉडी के साथ पाए गए हैं हड़प्पा की सिविलाइजेशन में खुदाई के बाद। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भैया वो तो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। और ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? हमने लिया इजिप्शियन सिविलाइजेशन से। क्लियर हो गया माइंड में? आगे चलते हैं ग्रेव पे। ग्रेव यानी कि जो बरियल थी उनकी, जहां वो डेड बॉडी को दबाते थे। तो पहले खड्डा खोदते थे। एक ये भी एविडेंस है कि वो खड्डा खोदते वक्त ईंटों से लाइनिंग भी करते थे। तो खड्डा खोदते वक्त वो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स भी साथ साथ में रखते थे। और ब्रिक्स से, ब्रिक बेक्ड ब्रिक भी हो सकती है, सन ड्राइड ब्रिक भी हो सकती है, इनसे जो है वो आउटलाइन करते थे ऑफ दी ग्रेव। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जानने को मिलता है हड़प्पा की सिविलाइजेशन के ग्रेव के बारे में। क्या क्या चीजें थी ग्रेव में? ग्रेव में थी पोट्री, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी पाई गई है विमेन और मेन के दोनों की बरियल्स में। एक जेस्पर नाम का मटेरियल, देखिए जेस्पर जो है ना, आपके एक क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर में या फिर आप कह लीजिए कि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता था जनरली। अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तो पूछ लिया जाता था कि जेस्पर क्या है। जेस्पर एक 3 शेल रिंग है। देखिए ये जो स्टोन है ना, ये आपको दिख रहा है, इसमें आपको लेयर दिख रही है। ये सिंपल सा एक स्टोन होगा था जिसमें 3 लेयर थी। सेमी प्रेशियस स्टोन था, ये बहुत रेयर स्टोन था, मिलता नहीं था। तो इसीलिए इस टाइप की लग्जरियस चीजें भी ग्रेव में पाई गई हैं। साथ साथ में क्या पाया गया है? ज्वेलरी पाई गई है, पोट्री पाई गई है, ऑर्नामेंट पाई गई है। इनसे, इन सभी चीजों से क्या कह सकते हैं हम कि हड़प्पा के, ये कॉपर मिरर, देखिए कॉपर मिरर आपकी बुक में भी इसका फोटो होगा, तो ये कॉपर मिरर भी पाया गया है। और हम क्या कह सकते हैं इससे कि हड़प्पा के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। यानी कि वो उनका मानना था कि जो जिस मुर्दा इंसान को हम दबा रहे हैं उसकी एक लाइफ है अपनी, और उसके साथ ही वो सभी टाइप के ये मटेरियल जो है दबाते थे। अब देखिए लुकिंग फॉर लग्जरी, जो कि अगली हेडिंग है आपकी 4.2 इन दी एनसीईआरटी। लग्जरी क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानिए, लग्जरी होता है जो कि रेयर चीजें हों। ठीक है, तो 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स थे, या तो वो यूटिलिटेरियन थे, यूटिलिटेरियन यानी कि डेली यूज के, या फिर वो लग्जरी थे यानी कि रेयर चीजें थी। तो 2 टाइप की सोसाइटीज थी, या तो एलीट ग्रुप भी प्रेजेंट था, यानी कि अमीरियत के लोग जो थे, जो अमीर तबके के लोग थे वो भी रह रहे थे। साथ साथ में जो कॉमन लोग थे जो कि डेली बेसिस पे कुछ कुछ चीजें यूज करते थे वो भी साथ साथ में कोएग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो यूटिलिटेरियन में क्या आया? डेली के यूज के ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आप कह लीजिए स्टोन और क्ले हर जगह अवेलेबल थी। जो पत्थर था, क्ले थी, मिट्टी थी, हर जगह अवेलेबल थी। मटेरियल्स जैसे कि पोट्री, नीडल, फ्लैश रबर्स, ये सारे कॉमन सी चीजें हैं, तो यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि डेली यूज के जो ऑब्जेक्ट्स है उसी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला तो होगा यूटिलिटेरियन यानी कि जो डेली यूज के ऑब्जेक्ट थे, दूसरा था लग्जरी। लग्जरी जो थे वो रेयर थे। अब रेयर कौन से मटेरियल होते हैं? आप किसको कहेंगे कि ये भैया ये तो रेयर है? ठीक है, तो रेयर होता है वो मटेरियल, एक तो वो कॉस्टली हो, महंगा हो, क्योंकि हम सबके जो हम सब उसे अफोर्ड ना कर सके, ऐसा मटेरियल रेयर होता है। नॉन लोकल मटेरियल होता है, यानी कि लोकली जो अवेलेबल ना हो।
ठीक है, वो रेयर ऑब्जेक्ट होता है, और जिसमें कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से जो बना हो उसको रेयर कहते हैं। तो 3 डेफिनेशन आपको मिल गई रेयर ऑब्जेक्ट्स की। एग्जाम्पल क्या है, हड़प्पा के जगह में कौन सी ऐसी चीज थी जो कि लग्जरी में इंक्लूडेड थी, तो वो थी फेंस पोर्ट। आप चित्र में भी देख सकते हैं, इस तरह का पोर्ट जो था वो बनाया जाता था ग्राउंड सैंड या फिर सिलिका को मिक्स करके गम के साथ, और उसके बाद उसे फायर किया जाता था। देखिए कितनी कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। तो कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये रेयर था, लोकली हर जगह देखने को नहीं मिलता था इस तरह का पोर्ट, तो इसलिए ये लग्जरी में इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस किए। अब देखिए फाइंडिंग अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी कि क्राफ्ट की चीजें कहाँ बनती थी, तो चनहुंदरों का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। चनहुंदरों को टाइनी मोहनजोदड़ो कहा गया। क्यों कहा है टाइनी मोहनजोदड़ो? देखिए मोहनजोदड़ो मैंने बताया कि एक प्लान्ड सेटलमेंट थी, ठीक है, एक पूरी प्लान्ड सेटलमेंट थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में सभी टाइप की एक्टिविटी होती थी। क्राफ्ट की एक्टिविटी कह लीजिए, और टाइप के रिचुअल्स कह लीजिए, सभी होती थी, और चनहुंदरों में भी होती थी। चनहुंदरों को टाइनी क्यों कहा गया है, टाइनी मोहनजोदड़ो क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि चनहुंदरों का जो ज्योग्राफिकल लेवल था वो कम था बजाय कि मोहनजोदड़ो के। मोहनजोदड़ो ज्योग्राफिकली पूरा फैला हुआ था, बड़ा टाउन था, लेकिन चनहुंदरों कम था। लेकिन जो क्राफ्ट के प्रोडक्शंस यहां से हमें ट्रेसेस मिल रहे चनहुंदरों से, वो डेफिनेटली सेम है जिस प्रकार से हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। अब कौन से क्राफ्ट के प्रोडक्शन थे? बीड मेकिंग हो गया, बीड जो आप मालाएं बनाते हैं, ठीक है, शेल कटिंग हो गया, शेल्स की जो समुद्र से जो शेल्स मिलते हैं उस तरह की कटिंग्स हमें देखने को मिलती है, मेटल का वर्क हो गया, सील मेकिंग हो गया, वेट मेकिंग हो गया, सभी टाइप की चीजें हमें चनहुंदरों से जानने को मिलती है। ठीक है, स्टोन कौन से मिले हमें चनहुंदरों से? डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन मिले, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल मिले। स्टोन कौन से? कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्टज और स्टेटाइट स्टोन हमें मिले दोस्तों। उसके बाद मेटल्स कौन से मिले? कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड। ये तीनों टाइप के मेटल्स हमें मिले फ्रॉम द चनहुंदरो साइट। और शेल्स मिले, फेंस, टेराकोटा, बर्न्ट क्ले के ट्रेसेस मिले। और जो भी क्राफ्ट का प्रोडक्शन था वो डिफरेंट शेप्स का हमें मिला। डिफरेंट शेप यानी कि सिलेंड्रिकल शेप थी, स्पेरिकल थी, बैरल शेप्ड थी, सेगमेंटेड शेप थी। तो डिफरेंट शेप में हमें डिफरेंट टाइप के क्राफ्ट के प्रोडक्शन मिले, और जो कि डेकोरेटेड थे, पेंटेड थे। तो इस तरीके से चनहुंदरों को टाइनी मोहनजोदड़ो का जो है खिताब दिया गया है। इसके बाद देखिए टेक्निक्स क्या रही। तो 2 चीजें डिस्कस हुई हैं बुक में। पहली टेक्निक है स्टेटाइट की, दूसरी टेक्निक है रेड कार्नेलियन की। तो स्टेटाइट क्या था? स्टेटाइट एक स्टोन था, बहुत सॉफ्ट स्टोन था जिसपे आप इजीली काम कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होता था कि स्टेटाइट के पाउडर बना के डिफरेंट टाइप की बीड्स बनाया करते थे। बीड्स यानी कि माला में आप कहते थे जो मोती होते थे, जो स्टोन से जो मोती नहीं बनते, वो मोती जो थे वो जिस स्टोन से बनते थे वो स्टेटाइट ही था। क्योंकि स्टेटाइट एक सॉफ्ट स्टोन था, उसका इजीली पहले पाउडर बना लेते थे, जो मर्जी चाहे उसे शेप दे दी उस पाउडर को, और फिर उस तरह से उसको स्टोन को किसी भी शेप में किसी भी तरह से कोई भी बीड उसकी प्रोड्यूस हो गई बहुत आसानी से। तो इस तरीके से स्टेटाइट की ये टेक्निक थी। दूसरी टेक्निक क्या थी? रेड कार्नेलियन। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है ये सवाल कि रेड कार्नेलियन क्या था, बताइए। अब रेड कार्नेलियन देखिए बहुत कुछ नहीं था। कार्नेलियन एक टाइप का स्टोन होता है, और कार्नेलियन को अगर आप फायर कर दो, येलो कलर का स्टोन होता है, फायर कर दो उसका रेडिश या फिर ब्राउनिश कलर हो जाए, उसे बोलते हैं जी रेड कार्नेलियन। कितना सिंपल सा है देखिए। तो इसको भी बनाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस थी। कैसे थी? नोड्यूल्स सबसे पहले रफ शेप में काट लिए जाते थे, उसके बाद रफ शेप में काट के उन्हें फाइनल शेप दी जाती थी। फाइनल शेप देने के बाद उनकी ग्राइंडिंग होती थी, पॉलिशिंग होती थी, जो शाइनी टेक्सचर था कोई भी क्राफ्ट का, उस तरह से उसकी ड्रिलिंग करके उसको कंप्लीट किया जाता था, और इस प्रकार से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता था। स्पेशलाइज्ड ड्रिल भी पाए गए हैं लोथल में और चनहुंदरो धोलावीरा से। अब देखिए आपको इसके बाद मिलेगा, जो पॉइंट मैंने स्किप कर दिया इस पीपीटी में, वो ये है कि शेल के बारे में, शेल और बैंगल के बारे में। ठीक है, बैंगल्स और शेल के बारे में नागेश्वर से और बालाकोट से हमें ट्रेसेस मिलते हैं। देखिए इसमें मैं आपको एक आसान सा पॉइंट बताऊंगी कि नागेश्वर और बालाकोट का नाम कैसे याद रखना है। आपको अगर मैप आपने ढंग से देखा हो ना अपने एनसीईआरटी में, तो आपको पता चल जाएगा कि नागेश्वर जो है गुजरात के बिल्कुल कोस्टल एरिया पे है। कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के किनारे पे है। तो समुद्र के किनारे पे जो भी जगह होती थी ना, वहां पे आप कॉमन सेंस की बात है कि वहां पे शेल्स मिलते थे, समुद्र से हमें शेल्स मिलते हैं। तो शेल कटिंग और बैंगल्स का जो कांच का काम होता था वो नागेश्वर और बालाकोट से मिलता था, क्योंकि कोस्टल एरिया के बहुत करीब थे, समुद्र से बहुत करीब थे। तो नागेश्वर तो बिल्कुल ही सटा हुआ था। ठीक है, तो अगर आप मैप खोल के देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो नागेश्वर का नाम आए या फिर कोई भी एरिया
हड़प्पा सिविलाइजेशन का, जो कि कोस्टली, अगर आपको दिख जाए मैप पे, जो कि कोस्टल लोकेशन के आसपास हो, समुद्र के आसपास हो, तो डेफिनेटली शेल कटिंग का वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रचलन हमेशा पाया जाएगा, क्योंकि शेल्स अवेलेबल ही ओशियंस और कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं 5.1 की, जो किस प्रकार से, देखिए हमने सेंटर की तो बात कर ली, क्राफ्ट के प्रोडक्शन की, सेंटर की, चनहुंद्रो की। हमें कैसे पता कि वो एक सेंटर था, सेंटर ऑफ प्रोडक्शन था? तो देखिए 4 कैटेगरी हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी सेंटर जो है वो एक सेंटर ऑफ प्रोडक्शन है। सबसे पहले तो उस जगह सारा का सारा रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, यानी कि कच्चा सामान। अगर आपको कोई चीज बनानी है तो मुझे ईंटें भी मिलनी चाहिए इसी प्लेस से, जिस प्लेस से मैं बना रही हूँ, जहां मैं बना रही हूँ। कोई भी चीज, घर बनाना है तो सीमेंट भी वही होनी चाहिए। तो इस तरह की जितना भी रॉ मटेरियल बनाने के लिए जो अवेलेबल होगा वो उस सेंटर ऑफ प्रोडक्शन में मिलेगा। तो पहला पॉइंट होगा किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें किस सेंटर ऑफ प्रोडक्शन को। चनहुंद्रो में सभी टाइप का रॉ मटेरियल अवेलेबल था। टूल्स होंगे, यानी कि अगर आपको रॉ मटेरियल मिल गए तो आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी ना उन्हें शेप देने के लिए, और उनकी टेक्नोलॉजीज को जो आप यूज करोगे उसमें आपको टूल्स का जरूरत पड़ेगी, तो टूल्स होंगे सेकेंड चीज। और अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं तो एक आधा तो गलत बनेगा ही, तो अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट भी एक मेजर जो है पॉइंट रहता है किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, सेंटर ऑफ प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। और रिजेक्ट और वेस्ट मटेरियल जो भी बचता है वो भी एक मेजर पॉइंट बनता है दोस्तों, टू आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। ये चारों चीजें जो थी चनहुंद्रो में पाई गई हैं, रॉ मटेरियल भी, टूल भी, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट भी पाए गए हैं, और रिजेक्ट और वेस्ट मटेरियल भी पाया गया है। इसीलिए हम उसे कहते हैं कि इट वॉज अ सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। ये स्पेसिफिकली चनहुंद्रो के बारे में नहीं, किसी भी प्रोडक्शन के लिए अगर आपको चाहिए हो कि कोई भी प्रोडक्शन को आप आइडेंटिफाई करो कि भैया ये तो है सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको ये पॉइंट्स जरूर होने चाहिए कि वहां पे रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, टूल्स मिलने चाहिए, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट मिलने चाहिए, और रिजेक्ट्स और वेस्ट वहां पर मिलने चाहिए। अब देखिए स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, किस प्रकार की स्ट्रैटेजी रही। क्राफ्ट बन गया, देखा हमने क्राफ्ट बन गया। अब क्या ट्रेड होता था, कहाँ कहाँ से ये चीजें जो थी, स्टोन के टाइप्स, कहाँ कहाँ से इस प्रकार की डिफरेंट चीजें जैसे कि शेल्स, कॉपर, गोल्ड, कार्नेलियन, कहाँ कहाँ से आता था। तो इसका बहुत बड़ा मेजर हाथ था ट्रेड का, आप कह सकते हैं इसमें। देखिए कोई भी एंशियंट टाइम में कोई भी सिविलाइजेशन हो, हड़प्पा हो, उसके बाद आप इसके बारे में महाजनपदा के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे जनरली 2 ही रूट पाएंगे आप, लैंड रूट और सी रूट। हवाई जहाज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता एंशियंट हिस्ट्री में, तो ये तो कॉमन सेंस है कि 2 ही रूट हुआ करते थे ट्रेड करने के लिए, या तो वो सी रूट था यानी कि समुद्र के तहत नाव बना के, या फिर वो लैंड रूट था कि लैंड रूट से वो ट्रेड करते थे। तो 2 रूट थे बेसिकली ट्रेड करने के लिए, तो आपको 2 रूट के बारे में मैंने बता दिया है। उसके बाद आता है कि मटेरियल्स कौन से थे सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है, इंडिया समेत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जिसकी जो 6 नेबरिंग कंट्री है ना, सभी को इंक्लूड करके सब कॉन्टिनेंट बोला गया है। तो कंफ्यूज मत होना, सब कॉन्टिनेंट खाली इंडिया नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है। नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार और जितनी भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 6 कंट्री मिलकर पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाती है। तो कौन से मटेरियल कहाँ कहाँ से ट्रेड होते थे, तो लेपिस लजूली, जो कि एक देखिए ये है लेपिस लजूली, ये एक ब्लू स्टोन था। ये लेपिस लजूली जो है अफगानिस्तान में पाया जाता था, वहां से इसका ट्रेड होता था। स्टेटाइट की ट्रेसेस मिलती हैं राजस्थान से, कार्नेनियल मिलता है हमें लोथल से, शेल्स बालाकोट नागेश्वर से, कॉपर जो है खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान से, और गोल्ड माइंस थी यानी कि गोल्ड की खदानें थी साउथ इंडिया में। तो इस तरह से स्ट्रेटेजीज रही, यहाँ से जो है इकट्ठा करके मटेरियल ट्रेड किया जाता था हड़प्पा सिविलाइजेशन में। अब देखिए कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड, क्या हमें इस प्रकार के ट्रेसेस मिलते हैं कि हड़प्पा के लोग डिस्टेंट लैंड से भी ट्रेड करते थे। डिस्टेंस यानी कि दूरी पे जो लैंड थे, फॉरेन ट्रेड भी था या नहीं था, तो जी हाँ ट्रेड था, बिल्कुल था। ओमान से कॉपर ट्रेड करते थे हड़प्पा के लोग, ओमानी कॉपर के ट्रेसेस हमें यहाँ मिलते हैं हड़प्पा में, और हड़प्पन जार पाया गया है ओमान में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओमान के लोग यहाँ से जार का ट्रेड करते थे और यहाँ के लोग वहां से कॉपर का ट्रेड करते थे, ठीक है। तो इस तरह से हमें जानने को मिलता है कि उनका कॉन्टेक्ट था विद द डिस्टेंट लैंड। दूसरी क्या चीज है, दूसरी है मेसोपोटामिया की राइटिंग्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत मेजर पॉइंट है ये। मेसोपोटामिया की राइटिंग में एक मगन नाम के प्लेस का जिक्र हुआ है। ऐसा बताया गया कि मगन में कॉपर के जो है बहुत बड़ा एक सेंटर था, मगन करके।
ठीक है। और एक मेलुहा नाम का जो जिक्र हुआ है उसको बताया गया है कि यहाँ से लेपिस लजूरी, कार्नेलियन, कॉपर, गोल्ड और अदर टाइप ऑफ वुड का जो है ट्रेड होता था मेसोपोटामिया में। अब स्कॉलर्स ने दिमाग लगाया भैया कि कॉपर तो सिर्फ ओमान में था बहुत लार्ज स्केल पे, और लेपिस लजूरी, कॉपर, गोल्ड और वैरायटीज ऑफ जो भी ये स्टोन्स की बात कर रहे हैं ये सिर्फ हड़प्पा के लिए था, हड़प्पा में मिलता था। तो इसीलिए उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने फिट किया कि शायद मेसोपोटामिया के लोग मगन को ओमान बोलते हैं, मेलुआ को, हड़प्पा को मेलुआ बोलते हैं। ठीक है, ओमान को मगन बोला जाता है मेसोपोटामिया की राइटिंग में और हड़प्पा को मेलुआ बोला जाता है। और हमें किस प्रकार से पता चला, हमें पता चला कि वो जिस प्रकार का ट्रेड करते हैं वहां से हमें एविडेंसेस मिल गए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इनके डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स रहे हैं फॉरेन ट्रेड में भी, डिस्टेंट लैंड यानी कि दूरी के जो लैंड थे वहां से भी। अब देखिए बात कर लेते हैं सील के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में, वेट के बारे में। सील क्या होती है? ये सील थी, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये सील थी जो कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का काम करती थी और आइडेंटिटी थी कन्वेयर की, यानी कि अगर मान लीजिए मैं कुछ लिख के भेज रही हूँ इस तरह की लैंग्वेज में, कुछ स्टोन पे कुछ लिख के भेज रही हूँ, तो मेरा कुछ ऐसा साइन मैं यूज करूंगी कि जिस तरह से जिसके पास भी मैं भेजूँ वो देख के समझ जाए कि भैया मेरे पास से आ रहा है वो चीज। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए सील का यूज होता था और वो आइडेंटिटी जो थी वो कन्वे करती थी सेंडर की आइडेंटिटी को। ठीक है, उसके बाद है एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, यानी कि स्क्रिप्ट के एविडेंसेस को कहाँ से कैसे क्या मिलते हैं। तो देखिए स्क्रिप्ट में क्या है, स्क्रिप्ट में होता था, स्क्रिप्ट होती है बेसिकली लंबी जो लिखाई हो, सील तो हो गई सिर्फ एक ही पत्थर पे, ठीक है, एक सिग्नेचर मार्क कह लीजिए जिसे आप। स्क्रिप्ट थी लंबी लंबी राइटिंग्स, तो जिसमें नाम होता था, टाइटल होता था ओनर का जो भी उसको लिख के देता था। जो अब तक की लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट है, लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है वो 26 साइन की है, जिसमें अबाउट 375 से लेकर 400 साइन इंक्लूड है और ये लिखी गई है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरह की स्क्रिप्ट में देखने को मिलती है इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब वेट किस प्रकार से था, देखिए वेट में कितने एडवांस थे वो लोग। वेट का सिस्टम जो था वो डिफाइंड था, रेगुलेटेड था, किससे, क्या कहते थे उसे, चर्ट कहते थे, जो स्टोन, जैसे कि आप कह लीजिए ना कि 1 किलो का आज भी एक वो पत्थर सा होता है 1 किलो का, 2 किलो का, अगर आपने तराजू देखा हो तो वो रख के फिर उसके बाद कोई भी दूसरा सामान दूसरे उस पर रख के हम तोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का जो स्टोन था उसको कहते थे चर्ट, जो कि वेट के सिस्टम के लिए बनाया गया था हड़प्पा के लोगों के द्वारा, जिसकी लोअर डिनोमिनेशन तो बाइनरी थी और अपर डिनोमिनेशन डेसिमल सिस्टम की थी। यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है लेकिन लिख लेना कि अपर डिनोमिनेशन तो डेसिमल सिस्टम में थी और लोअर कौन सी थी, बाइनरी सिस्टम में थी। तो इस तरह से वेट, सील्स और स्क्रिप्ट्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में क्या जानने वाले हैं हम, लेट हड़प्पन कल्चर के बारे में, लेट डिक्लाइन किस प्रकार से हुआ और एएसआई का रोल क्या रहा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।